सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोगों का जितना भी प्यार मिला एक्टिव पैसिव वॉइस के हमारे लेक्चर्स पे, वैसा ही प्यार आगे बनाए रखिए। आज गाइज मैं आप लोगों के लिए हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 6 लेकर के आया हूँ, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड जो है वो एक दो दोस्तों की कहानी है। तो ये दो दोस्तों की जो कहानी है, ये किस तरह की कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले, कहानी शुरू करने से पहले। तो गाइस, हर व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उसकी उम्र होती है ना, वैसे वैसे उसके ख्यालात, उसकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बदलती चली जाती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके लिए उसका जो खिलौना है वो उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु है, यानी कि वो अपने खिलौने के साथ किसी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे ही जब हम बचपन से निकल के थोड़े टीन एज के अंदर आते हैं, जिस एज में आप सभी लोग हैं, तो उस टीन एज में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे यार दोस्त, हमारा सर्किल, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनके लिए हम किसी से भी लड़ जाए, भिड़ जाएं, किसी से भी बगावत कर लें। लेकिन क्या जिस तरह की दोस्ती आप लोगों की है, क्या वास्तविकता में दोस्ती वैसी ही होती है, या मित्रता के और दोस्ती के अलग पैमाने भी होते हैं? तो गाइस, इस चैप्टर में हम ऐसा ही कुछ अलग सा देश देखने वाले हैं, जहां अमिताभ घोष जो हैं, उनके फ्रेंड हैं आगा शाहिद, उनकी डेथ होने वाली है और वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद जो भी कुछ उनका जीवन है, जिस भी तरह का उसका जीवन है, उस जीवन के बारे में अमिताभ घोष जो हैं वो कुछ लिखें। क्योंकि शेक्सपियर ने भी यही माना है कि भाई, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उस पर कोई चीज़, कोई कविता लिख दी जाती है, कोई निबंध लिख दिया जाता है, या कोई भी एक किताब लिख दी जाती है, तो उस किताब के ज़रिए वो व्यक्ति, या उस कविता के ज़रिए वो व्यक्ति जो है वो सालों साल तक, सदियों तक जीवित रह सकता है। उसके लिए एक पोइट्री में ये भी कहा गया है कि ये मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं राजाओं की यादों में, या ये जो मूर्तियां खड़ी की गई है, जब वक्त के साथ बिना मतलब की जंग छिड़ेगी, तब ये सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन तुम मेरे दोस्त हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों की नज़रों में, उसकी यादों में, उसके जहन में जिंदा रहोगे इस कविता के ज़रिए। तो वही भाव जो उस कविता का है शेक्सपियर की, वही भाव इस कविता में, इस चैप्टर में भी हमें देखने को मिलता है कि शाहिद जो है वो चाहते हैं कि अमिताभ घोष उनकी मृत्यु के पश्चात उनके लिए किताब लिखें, ताकि उनके जाने के बाद भी उस किताब के ज़रिए, उस नोट के ज़रिए, उस राइटिंग के ज़रिए हम उन्हें याद कर सकें, हम उन्हें अपना प्यार दे सकें। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं इस अकाउंट को पढ़ना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। ओके, तो यहाँ गाइज, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड का मतलब ये है कि वो हिस्सा हमारे जीवन का, या हमारे जीवन का वो समय जहाँ से हम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। घाट का मतलब क्या होता है? घाट का मतलब जैसे ये है, नदी पार करनी है, समुद्र पार करना है, तो उसका जो अंतिम छोर होगा नदी या समुद्र में प्रवेश करने से पहले का, वही उसका घाट कहलाएगा। तो ऐसे ही जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने वाला होता है, और वो जब अपने लास्ट पॉइंट पे खड़ा होता है समय के, तो वो उसके लिए इस दुनिया से जाने के लिए घाट का काम करता है, या वो स्थान घाट कहलाता है। तो ओनली वर्ल्ड, ये जो हमारा एकमात्र संसार है, इससे दूर चले जाने का एकमात्र साधन है मृत्यु। तो उसको घाट वहाँ पर कहा गया है, उस बिंदु को जहाँ से आप इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। आप नहीं, मतलब कोई भी, आपका मतलब आप नहीं, मनुष्य जगत में या चराचर जगत में जो भी है। अ डाइंग मैन, एक मरता हुआ आदमी। एन एक्सपेट्रिएट, एक विदेशी। फ्रॉम कश्मीर, जो कश्मीर से आया है। आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन। वो अपने ऑथर दोस्त से, जो कि एक ऑथर का मतलब हो गया एक लेखक से, कहता है, किससे कहता है? एक लेखक से कहता है कि कुछ लिखे उसके बारे में जब वो जा चुका हो, उसके जाने के बाद। द फॉलोइंग पीस इज वॉट अमिताभ घोष रोट टू कीप हिज प्रॉमिस। और आगे आने वाला जो भी पीस है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वही है जो अमिताभ घोष ने लिखा है
अपने वादे, अपने प्रॉमिस को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो प्रॉमिस उन्होंने शाहिद अली से किया था, आगा शाहिद अली से किया था, उसको, उस वादे को निभाने के लिए, उस वादे को बनाए रखने के लिए जो बातें उनसे की गई, वो सारा का सारा नोट अब हमारे सामने है। द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001। पहली बार जब आगा शाहिद अली ने मुझसे इस बारे में कहा कि भाई, मुझसे इस बारे में बात की कि कैसे मेरी मृत्यु जो है वो अप्रोच कर रही है। अप्रोच करने का मतलब होता है निकट आना। तो कैसे वो मेरी मृत्यु जो है मेरे निकट आ रही है, ये बात थी 25 अप्रैल 2001 की। द कन्वर्जेशन बिगन रूटीनली, बातचीत जो है वो लगातार रूप से होने लगी, नियमित रूप से होने लगी। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस। मुझे उसे फोन करना पड़ा ताकि मैं उसे याद दिला सकूं कि हमें अपने एक मित्र के यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है फॉर लंच, दोपहर के खाने के लिए। एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप, और ये भी कि मैं उसके अपार्टमेंट पे, जहां पर अपार्टमेंट यानी कि घर या फ्लैट या कमरा जहां पर वो रहता है, वहां आ रहा हूं उसे पिकअप करने के लिए। पिक अप करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपने साथ लेने के लिए, तो साथ ले जाने के लिए मैं आ रहा हूं। ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट, हालांकि उसका इलाज चल रहा था फॉर कैंसर का। तो अब हम यहां पर हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सीधा सीधा अगर हमारा सवाल ये आ जाए कि भाई शाहिद अली को ऐसा क्यों लगता था कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है, तो इसका सीधा जवाब होगा क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें कैंसर है। फॉर सम 14 मंथ्स, लगभग 14 महीनों से, शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, शाहिद जो है अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, ठीक ठाक था, एंड परफेक्टली ल्यूसिड, और ठीक ठाक दिमाग वाला था। ल्यूसिड का मतलब होश में था। ल्यूसिड का ऑपोजिट हो जाता है मैनिएक। मैनिएक का मतलब होता है पागल। तो अभी वो पागल नहीं हुआ था या उसका दिमाग खराब नहीं हुआ था, अभी वो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह था जो बीमार है लेकिन फिर भी अपने सेंसेस में है, अपनी समझ में है। एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी, बस एक चीज थी कि कई अवसरों पर, ओकेजनल का मतलब होता है कई अवसरों पर ऐसा होता था कि लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कि उसे कुछ याद ना रहना अथवा कुछ चीजें भूल जाना। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब है कि उसकी मेमोरी जो है, उसकी याददाश्त जो है वो कभी कभी प्रभावित होती थी और वो कुछ चीजें भूल जाता था। आई हर्ड हिम थमिंग, मैंने उसे सुना। थमिंग का मतलब है अंगूठों से पकड़ते हुए। थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक, जो उसकी एंगेजमेंट की बुक थी जिसमें वो हमेशा लगा रहता था। एंगेजमेंट बुक का मतलब ये है ऐसी किताब जिसको आप लगातार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, जिसमें आप पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं। तो एंगेजमेंट का मतलब केवल सगाई नहीं होता है। कई लोग एंगेजमेंट का मतलब केवल सगाई मानते हैं, नहीं। अनुबंध या आबंध जो है उसे भी एंगेजमेंट कहा जाता है। किसी चीज से लगातार जुड़ाव होना या जुड़े रहना या किसी काम में लगे रहना एंगेज होना कहलाता है। बुक एंड देन सडनली, और उसके बाद अचानक, ही सैड, उसने कहा, ओ डियर, अरे प्रिय, आई कांट सी अ थिंग, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देयर वॉज अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही एडेड, उसके बाद थोड़ा सा, ब्रीफ यानी थोड़े से समय के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया और उसके बाद उसने आगे जोड़ते हुए कहा, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मर रहा हूं। देखो गाइस, एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात को यहां पर समझो। एक व्यक्ति जिसे ये पता हो कि उसकी मृत्यु उसके नजदीक आ रही है और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वह अपनी मृत्यु से लड़ नहीं रहा, वह अपनी मृत्यु से भाग नहीं रहा, वह अपनी मृत्यु से डर नहीं रहा, वह उसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मेंटली प्रिपेयर है, वो उसको फेस करने के लिए तैयार है और वो उसे एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, अब बस मुझे जाना है, मेरा समय आ गया है। उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है अपनी मौत का बार बार मजाक उड़ाना, लेकिन उसके आसपास के लोगों के लिए वो मजाक उतना सहनीय नहीं होता है। एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, ऐसे मजाक से या इस तरह के वाक्यों से कि अरे यार चल एक काम करे, एक आखिरी चाय तो पिला दे, क्या पता कल सुबह उठूं नहीं उठूं। अब जिसको पता है कि जिसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है,
उसके लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये वाक्य सुनना है और उस पर रिएक्ट करना है, उस व्यक्ति के लिए ये परिस्थिति बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आप जो यहाँ पर हम घोष साहब की जो स्थिति है, आप उस स्थिति के अनुसार आप इस स्टोरी को देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है शाहिद अली के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये मानिए कि आप हैं घोष साहब की जगह और ऐसा कोई आपका काल्पनिक दोस्त है जिसके साथ ऐसी स्थिति, और सोचो कि वो आपको ऐसी बात कहे तो कैसा महसूस होता है। तो आप उसके लिए क्या महसूस करेंगे, उस चीज़ को समझना और पकड़ना बहुत ज़रूरी है। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, हालांकि मैं और शाहिद इस बड़ी डील पर, मृत्यु के बारे में कई बार बात कर चुके थे पिछले कई हफ्तों से, लास्ट मैनी वीक्स। आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, और मैंने कभी उसे मृत्यु का जो सब्जेक्ट है उसे टच करते हुए नहीं सुना, या मैंने कभी भी नहीं सुना कि वो मृत्यु के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं समझ पा रहा था कि कैसे मैं उसकी इस बात को रेस्पॉन्ड करूं, अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दूं। हिज वॉइस वॉज कंप्लीटली एट ऑड्स विथ द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड। उसकी आवाज जो है पूरी तरीके से ऑड्स से भरी हुई थी, अनुपयुक्त तरीके से भरी हुई थी। एंड द कंटेंट, और जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर वो बात कर रहा था, जो उसने अभी अभी कहा था, लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलैरिटी, यानी कि वो बहुत हल्के में लेके, जोक्युलैरिटी का मतलब क्या है, जोक बोलते हैं ना अपन, जोक, उससे वर्ड बना है जोक्युलेटरी। तो वो जो बात कर रहा था वो बिल्कुल हल्के में लेके बात कर रहा था, और पॉइंट जो था उसका वो हंसी मजाक का पॉइंट उसने अपनी मौत को बना दिया था। आई मम्बल्ड, मैं फुसफुसाया, समथिंग इनोक्यूशियस। इनोक्यूशियस का मतलब होता है, मतलब कुछ ऐसा बोला जिससे उसको पीड़ा ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे, कोई ऐसी चीज बोलना जिससे सामने वाला असहज ना हो। नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं शायद। उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मैं मर तो नहीं रहा हूं। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं शायद, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम मर रहे, यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, और उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया, इन अ टोन, एक ऐसी टोन में ऑफ वॉइस दैट वॉज वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट, ऐसी आवाज में जो एक बार में ही हास्यास्पद हो, जिस पर हंसी आ जाए, और डायरेक्ट, बिल्कुल सीधी तौर पर उसने उस बात को कहा। ही सेड, उसने कहा, व्हेन इट हैपेंस, जब ये होता है, आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ ना कुछ लिखोगे। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे बारे में कुछ ना कुछ लिखना जरूर से। जब भी ये होता है, क्या होता है, जब भी मेरी मृत्यु होती है तो मैं होप करता हूं, लेकिन यहाँ पे होप को आप आशा नहीं करो, आप इसे चाहता है समझो, कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में कुछ ना कुछ लिखोगे। आई वॉज शॉक्ड, मैं चौंक गया था, मुझे एकदम से सदमा लगा, इनटू साइलेंस, और मैं उस सदमे में बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल चुप हो गया। एंड अ लॉन्ग मूवमेंट पास बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग्स दैट पीपल से ऑन सच ओकेजन्स। एक क्षण, एक लंबा क्षण, एक लंबा मूवमेंट जो है वो गुजर गया इससे पहले कि मैं अपने आप को इस काबिल कर पाता, या मैं अपने आप को, कहता ना कि इसको देखो भाव से समझो, है ना, ट्रांसलेशन से मत समझो, ट्रांसलेशन से समझोगे गड़बड़ हो जाएगी। जब भी कोई ऐसी बात कहता है ना, तो हम कहते हैं कि यार उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरीके से बिखर गया, और उसको मैं क्या जवाब दूं, उस जवाब को देने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपने आप को समेटना पड़ा। मैंने अपने आप को समेटा, और उसके बाद अपने आप को इस परिस्थिति में लाया, या इस लायक बनाया कि उसकी इस बात पे मैं कुछ कह सकूं, जैसा कि अधिकांश लोग ऐसी परिस्थिति में कहते हैं। ये भाव है। अब इस भाव को अंग्रेजी में समझो, ठीक है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में जाओगे तो वो बात पकड़ में नहीं आएगी कि कहना क्या चाह रहा है ना। तो एक लंबा समय गुजर गया इससे पहले कि मैं अपने आप को इस स्थिति में ला पाता कि मैं वो चीजें कह पाऊं जो लोग ऐसी परिस्थितियों में या ऐसे अवसर पर कहते हैं। शाहिद, यू विल बी फाइन, शायद तुम ठीक हो जाओगे, यू हैव टू बी स्ट्रांग, और तुम्हें मजबूती से रहना होगा, मतलब कहते हैं ना ऐसे कच्चा मत पड़, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, ठीक हो जाएगा, उस तरीके से। फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी,
आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड। मेरी घर की जो खिड़की है, मेरी स्टडी का मतलब होता है मेरा अध्ययन कक्ष, मेरे अध्ययन कक्ष की जो खिड़की है वहां से मैं देख सकता था उस बिल्डिंग का कोना जिसमें वो रहा करता था। सम 8 blocks अवे, कुछ 8 ब्लॉक दूर वो मेरे से रहता था। इट वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, अभी कुछ ही महीने हुए थे उसे यहाँ आए हुए रहने के लिए। ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे, पहले वो कुछ मील दूर रहता था मैनहट्टन के अंदर। मैनहट्टन एक जगह का नाम है, ठीक है। व्हेन ही हैड सडन ब्लैकआउट, जब अचानक से उसे ब्लैकआउट्स होने लगे। ब्लैकआउट का मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ब्लैकआउट कहलाता है। इन February 2000, और ये तब की बात है जब February 2000 में ऐसा होने लगा। आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, जब टेस्ट ने ये बताया या टेस्ट से हमें रिवील हुआ, पता चला कि उसे मैलिग्नेंट यानी कि एक बहुत ही बुरा सा, असभ्य सा, गंदा सा ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर मतलब उसके ब्रेन में ट्यूमर है, गांठ है, जिसकी वजह से उसे कैंसर हुआ और उससे उसकी मृत्यु हो रही है। ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, और उसने डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन आ जाएगा, पहले वो मैनहट्टन रहता था। टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, ताकि अपनी सबसे छोटी बहन के पास, जिसका नाम है समीता, उसके पास रह सके। हु टीचेज एट द प्रेट इंस्टीट्यूट, जो कि प्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है, टीचर है। अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव, और वो जो उसका घर है वो कहाँ पर है, वो मेरे घर से कुछ स्ट्रीट की दूरी पर है, जहां मैं रहता हूं उससे थोड़ा सा दूर है। शाहिद इग्नोर्ड, जब मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, बी स्ट्रॉन्ग, शाहिद ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। शाहिद ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। माई रीअश्योरेंसेस, मैं जितनी बार उसे अश्योर करने की कोशिश कर रहा था, जितनी बार उसे इस बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा वो मेरे रीअश्योरेंसेस पर ध्यान नहीं देता था। एक ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा दे करके आया है और जिसे पता है कि वो कॉपी में कुछ नहीं लिख करके आया, और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो फेल होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं, फेल होना उसका तय है, क्योंकि कॉपी तो उसने लिखी है, तो उसको पता है उसकी क्या स्थिति है। ऐसे व्यक्ति को जब कोई ये कहने की कोशिश करता है, अरे यार टेंशन मत ले, तू पास हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा पास, तो आप जो उसे बार बार कहने की कोशिश करेंगे ना, अरे तू पास हो जाएगा, टेंशन मत ले, स्ट्रांग बन के रहे, अभी रिजल्ट थोड़ी आया है, अरे तेरे से जो मूर्ख लोग हैं वो भी पास हो गए, तो तू कैसे पास नहीं होगा। उसने जो कॉपी में लिखा है ना, तो आपके रीअश्योरेंसेस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आपके रीअश्योरेंसेस को हमेशा इग्नोर करेगा, बोले यार कुछ नहीं है, छोड़, रहने दे, इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो उसी तरीके का एक माहौल यहाँ पर बन रहा है। He began to laugh, वो हंसने लगा। एंड इट वॉज देन, और ये तब हुआ, दैट आई रियलाइज, जब मैंने महसूस किया, दैट ही वॉज डेड सीरियस। डेड सीरियस का मतलब है अति गंभीर, कि वो केवल गंभीर नहीं है, वो क्या है, अति गंभीर है, कि वो अपनी बात को लेकर के मजाक नहीं कर रहा है। तुम मेरे बारे में कुछ लिखना, इस बात को लेकर के वो मजाक नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज एंट्रस्टिंग मी, मैं जानता था कि वो मुझ में विश्वास नहीं कर रहा है। विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, कुछ विशेष या निश्चित जिम्मेदारी के साथ। ही वॉन्टेड मी टू रिमेंबर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स, वो चाहता था कि मैं उसे केवल और केवल जो बोली गई बातें हैं, जो भी बातें दो यार दोस्त आपस में करते हैं, उन बोली हुई बातों के जरिए वो उसे याद ना रखे। द स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी, यादों में जो भी उनकी बातें रहेंगी। क्योंकि देखो, व्यक्ति चला जाता है, मैंने पहले भी शायद एक लेक्चर में कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है ना, वो उतना दुख नहीं पहुंचाती जितनी वो यादें दुख पहुंचाती है जब वह जीवित था और उसके साथ हमने जो समय बिताया था। तो वास्तविकता में आप देखोगे कि किसी चीज को खो देने का जो वास्तविक दुख है, वो वास्तविक दुख क्या है, कि जो आपने खो दिया, जो समय आपने खो दिया, जो लोग आपने खो दिए,
वो समय या लोग वापस नहीं आ सकते और उन लोगों के साथ उस तरह का समय आप दोबारा व्यतीत नहीं कर सकते। इस बात का जो दुख है वह इंसान को रुलाता है, तकलीफ देता है या पीड़ा पहुंचाता है। व्यक्ति के चले जाने का दुख नहीं है, व्यक्ति के वापस ना आना, ये जो सच्चाई है, या वह उस व्यक्ति के साथ वैसा ही जीवन या वैसा ही पल हम दोबारा नहीं जी पाएंगे, उस बात का दुख होता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि भाई तेरी और मेरी जो बातें हैं ना यार, अपनी मेमोरीज में रहेंगी, अपन ऐसे घूमते थे, ऐसे फिरते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, ये सारी की सारी जो यादें हैं ना, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे उनसे याद रखे एंड फ्रेंडशिप और हमारी दोस्ती को, बट थ्रू द रिटन वर्ड, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे उन लिखी हुई चीज़ों से याद रखे जो तूने मेरे लिए लिखी हो, उन रिटन वर्ड्स से तू मुझे याद रखे। तो ऐसा जो है वो शाहिद आगा शाहिद अली जो है वो चाहते हैं। शाहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर्स फॉर whom things become real only in the process of writing। शाहिद जानता था ऑल टू वेल, बहुत अच्छी तरीके से, दैट फॉर दोज राइटर्स, उन लेखकों के लिए। अच्छा, आपको बता दूं कि ये भाई साहब खुद भी राइटर हैं, ये भाई साहब खुद भी बहुत फेमस और वेल नोन राइटर हैं ये खुद भी, ठीक है। तो इसलिए वो इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि एक राइटर क्या होता है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरेबल बना देता है। फॉर whom थिंग्स बिकम रियल ओनली, चीज़ें वास्तविक तब होती हैं जब वो किसी चीज़ को लिख रहा होता है। अब एक छोटी सी बात को यहाँ समझो। 10th क्लास में आप लोग एक पोएट्री पढ़ के आए होंगे, द ट्रीज, लास्ट ईयर ही पढ़ी होगी द ट्रीज। द ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, पोएटिस जो है वो एक ऐसे जंगल में, एक ऐसे जंगल के बीच में एक घर में, जैसा फार्म हाउस होता है या पहले बंगलोज होते थे, कि ऐसा बंगला है, ऐसा घर है जो जंगल के बीचों बीच है, लेकिन समय के साथ उस जंगल को काट करके पूरा खत्म कर दिया गया है। मतलब उस जंगल की स्थिति यह है कि अ जंगल या अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, ऐसा जंगल या ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें पेड़ नहीं है। अब वहां पर बैठ करके वो कल्पनाएं कर रही है कि मेरे घर में जो पेड़ लगे हुए हैं या इस बंगले में जो पेड़ लगे हुए हैं ये बाहर निकल रहे हैं, और ये बाहर निकल के कल सुबह तक ये जंगल पूरा पेड़ों से भर जाएगा। ये बातें जब हम सुनते हैं या जब हम पढ़ते हैं बिना उसका वास्तविक अर्थ या भाव जाने, तो हमें लगता है कि ठीक है, केवल शब्द है, केवल विचार। लेकिन जब एक राइटर इन चीज़ों को लिख रहा होता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें रियल होती हैं कि कांच पर पत्तियों का दबाव पड़ रहा है, कांच जल्दी ही टूट जाएगा, टहनियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा काम करने से ऐंठ गई हैं, या दरारों में फंसी हुई जो जड़ें हैं वो अपने आप को वहाँ से मुक्त करा रही हैं। बड़ा सा ओक ट्री जो है वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, जैसे कि अभी अभी कोई पेशेंट जो है, मरीज जो है, उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली हो, उसे क्लिनिक से डिस्चार्ज किया गया हो। अब यहाँ पर जब वो कवियत्री खुद इन बातों को लिखती है, आपके और मेरे लिए तो ये कल्पनाएं हैं, लेकिन जब वो लिखती है वो वास्तविकता में कांच का चटकना महसूस करती है। जब जब जड़ें अपने आप को ज़मीन से आज़ाद कर रही हैं, उसकी जो घर्षण की आवाज़ है उसे महसूस करती है, उसे ऐसा लगता है ये सब वास्तविकता में हो रहा है, ये सब रियल है। हमें वहीं तक पहुंचना होता है। जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया कुछ पढ़ते हैं ना, एग्जैक्ट मीनिंग आप तभी समझ पाओगे जब आप उसके भाव को समझोगे। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि राइटिंग का जो प्रोसेस है ना, उसमें आप समझ पाते हो, उसमें जो चीज़ें हैं वो रियल हो जाती हैं, वास्तविक हो जाती हैं। देयर इज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस टू डीलिंग विथ लॉस एंड बेरेवमेंट। तो एक इनबिल्ट यानी आंतरिक एक बाधा होती है जिसकी वजह से हम डील नहीं कर पाते किसी भी लॉस से, नुकसान से। यहाँ पर लॉस ऑफ पर्सन मानना, किसी व्यक्ति को अपने जीवन से सदा के लिए खो देने का लॉस, एंड बेरीवमेंट, और बेरीवमेंट यानी शोक या दुख जो है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट्स, वह जानता था कि मेरी इंस्टिंक्ट जो है, मेरी मूल प्रवृत्ति यानी कि मेरा बेसिक नेचर जो है, वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजंस टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। वो जानता था कि मेरा जो मूल स्वभाव है वो मुझे उस दिशा में ले जाएगा कि मैं ये खोजने की कोशिश करूं, इन कारणों को खोजूं
कि मैं उसकी मृत्यु के बारे में क्यों ना लिखूं। यानी कि वो मेरे को क्यों जोर दे रहा है मेरे को बार बार कि यार मैं जाऊंगा ना, मेरी मृत्यु के बाद देख मेरे बारे में लिखना जरूर, मेरे जीवन के बारे में लिखना, मेरे अच्छा लिखना, मेरा बुरा लिखना, मेरी पैदाइश लिखना, मेरी मौत लिखना, सब कुछ लिखना। वो इतना जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पर घोष साहब जो हैं उनका बेसिक नेचर ऐसा है कि वो जानता है कि भैया ये आदमी है ना मेरे बारे में लिखने से बचेगा और हर उस कारण को ढूंढ निकालेगा कि मुझे क्यों शाहिद के बारे में नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन से चला जाता है ना, उस व्यक्ति को वास्तविकता में वापस महसूस करना बहुत पीड़ादायक होता है और उस पीड़ा से बचने के लिए ये लिखना नहीं चाहेगा। इसलिए शाहिद जोर दे रहा है कि तुम लिखना जरूर। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। मैं अपने आप को कह चुका था कि मैं कोई कवि नहीं हूं। दैट आर फ्रेंडशिप वॉज रीसेंट, और डेट अभी हमारी दोस्ती तो अभी कुछ समय पहले की है। एंड दैट देयर वर मैनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर एंड वुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। और बहुत सारे लोग होंगे जो शाहिद को मुझसे बेहतर जानते हैं, यानी घोष साहब से बेहतर जानते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छी समझ, बहुत ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में और नॉलेज के साथ में लिख पाएंगे। यानी कि वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि भाई हमारी दोस्ती तो अभी अभी हुई है, मैं तुम्हें इतना जानता भी नहीं हूँ, लेकिन साथ ही साथ और भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मेरे से बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यार ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम्हारे बारे में मैं ना लिख करके कोई और लिखे। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ड एंड ही हैड डिसाइडेड। इन सारी चीज़ों का अनुमान शाहिद पहले ही लगा चुका था और वो तय कर चुका था टू शट ऑफ दोज रूट्स, कि वो उन रास्तों को बंद कर सके कि मैं किसी भी रास्ते से निकल ना पाऊँ, कि मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट के रास्ते से निकलने की कोशिश करूँ। तो उसने मना कर दिया, नहीं। मैं ये कहना चाहूँ कि भाई यार मैं तो तेरे को भी थोड़े टाइम से ही जानता हूँ, किसी और से लिखवा ले जो तेरे को बेटर जानता हो, अच्छी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग रखता हो। नहीं, तो शाहिद जो है भाई साहब वो इनके मेरे बारे में ना लिखने के जितने भी कारण हैं या जितने भी विचार हैं उन सबको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहता है। वाइल देयर वाज स्टिल टाइम, अभी भी उसके पास समय है। कब तक का समय है? जब तक वो जीवित है। तो वो चाहता है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं ऐसे कोई रास्ता नहीं दूंगा निकलने का कि तू मेरे बारे में ना लिखे, तेरे को मेरे बारे में लिखना ही पड़ेगा, घोष साहब को लिखना ही पड़ेगा। यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा। क्लियर दो इट वॉज दैट दिस imperative would have to be acknowledged, ये बात साफ हो चुकी थी कि ये अब मेरे लिए एक आदेश बन चुका था। अब यहां पर जब एक आदेश नहीं बनता है ना, तब तक डिस्कशन की गुंजाइश होती है, भाई कुछ समझौता कर लेते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज आदेश पे ही आ जाती है, और दोस्तों का आदेश तो मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे, अच्छा आदेश, बुरा आदेश, सही आदेश, गलत आदेश, आपका बहुत मन है कि आज स्कूल जाना है यार, आज से बस पढ़ाई शुरू, आज से सब बदमाशी लफंडरगिरी सब बंद कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई पे ही फोकस करूंगा और कहीं ध्यान अपना डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। तभी आपका एक दोस्त आता है, कहता है चल घूमने चलेंगे यार। नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है आज से, तू भी मेरे साथ पढ़ाई करेगा, स्कूल चल। अरे छोड़ ना, नहीं बोल दिया ना स्कूल चल, अरे छोड़ ना, अरे बोल दिया ना स्कूल चल। फिर सामने वाला आपको आदेश देता है, अब मैं बोल रहा हूं, मैंने बोल दिया ना तेरे को घूमने चलेंगे, मतलब घूमने चलेंगे, बात खत्म, नो डिस्कशन, ये फाइनल है। तो जब कोई दोस्त किसी बात को फाइनल करता है ना, फ्रेंड किसी बात को फाइनल करता है ना, तो वहां पर स्थिति ये होती है कि अब आगे डिस्कशन के लिए कुछ नहीं बचा, मामला खत्म, जो आप कह रहे हो वो करना है, इतनी सी बात हो जाती है। वुड हैव टू बी एक्नॉलेज, जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, जिसे मान लिया जाना चाहिए। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी कहने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। वॉट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेस अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर इज दैट, कि किन शब्दों में इस बात को मैं कहूं, कि किस तरह का वादा, एक ऐसा प्रॉमिस एक दोस्त जो कर रहा है कि वो अपने दोस्त के बारे में लिखेगा उसकी मृत्यु के पश्चात। यानी कि जहां पर अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट और आ रही है ना बेचारे घोष साहब के साथ, आप समझो ना, समझ नहीं रहे हो बात को। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, बी स्ट्रॉन्ग, और ये सब बोल रहे थे। अब अगर ये बात वो मान लेता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे बारे में लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं
उसका भी तो कॉन्शियस इस बात को स्वीकार कर चुका है कि हाँ अब ये मरने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति अपने दोस्त के बारे में कैसे स्वीकार कर सकता है, कैसे इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ ये मरने वाला है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है उसके साथ। तो कैसे, इन कौन से शब्दों में कोई व्यक्ति प्रॉमिस कर सकता है एक दोस्त से कि वो उसके बारे में लिखेगा उसकी मृत्यु के पश्चात। फाइनली आखिरकार आई सेड, मैंने कहा शाहिद आई विल, शाहिद मैं लिखूंगा, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, और जितना मैं बेस्ट कर सकता हूं उतना बेस्ट मैं करूंगा। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्जेशन, इस बातचीत के खत्म होने पर, आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई हैड टू डू, मैं एग्जैक्टली जानता था कि मुझे क्या करना है। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने अपना पेन उठाया, नोटेड द डेट, मैंने अपनी तारीख उस दिन की लिखी, एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेंबर्ड ऑफ दैट कन्वर्जेशन, और मैंने सारी चीजें लिख ली जो भी मुझे उस कन्वर्जेशन की याद थी। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और यही मैं हर बार करता रहा। कुछ महीनों तक मैं जाता, उससे मिलता, जो भी बात होती या मेरे जो भी ख्याल आते वो मैं लिखता रहता। इट इज दिस रिकॉर्ड that has made it possible for me to fulfill the pledge made that day, और यही ये रिकॉर्ड है, अभिलेख है जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि बना है पॉसिबल, जो कि संभव हो पाया है कि मैं फुलफिल कर सकूं अपनी प्लेज को, अपनी शपथ को, अपने वादे को, जो मैंने उस दिन किया था शाहिद से, है ना। तो शाहिद से जो वादा किया था उससे, उसका वादा पूरा कर सकूं, उसके लिए मैं तब से लगातार लिखता चला आ रहा हूं, और अभी तक वो चीज कंटिन्यू चल रही है। आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर, शाहिद का जो काम था, जो लेखन का काम करता था, राइटिंग वर्क करता था, उसको मैं काफी पहले से जानता था। आई मेट हिम, मैं उससे मिला था इन 1997 कलेक्शन, 1997 के कलेक्शन के दौरान। द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस हैड मेड अ पावरफुल इंप्रेशन ऑन मी, उसके द्वारा लिखी गई जो किताब थी द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला था, या बहुत शक्तिशाली इंप्रेशन था मेरे ऊपर उसका। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर, और उसकी आवाज जो थी वो ऐसी आवाज थी जैसे मैंने आज तक अपने जीवन में पहले कभी नहीं सुनी थी। एट वंस लिरिकल, तुरंत ही लिरिकल हो जाती गीत के रूप में, फायरसिली डिसिप्लिन्ड, और बहुत भयानक तरीके से अनुशासित उसकी आवाज थी। एंगेज्ड, सुनने वाले को, श्रोता को बांधे रखने की उसमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी थी। एंड येट, और फिर भी डीपली इनवर्ड्स, बहुत गहराई से अंदर की ओर झुकी हुई, अंदर की ओर लिप्त। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कई बार आज के लेक्चर में ही आपने 2-3 बार नोटिस कर लिया होगा, है ना, कि मैं आपको जो भी समझा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि शब्द जो हैं उनको अलग रख दो, शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग एज इट इज मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप शब्द हटा भी दोगे तो भी अंडरस्टैंडिंग या जो फीलिंग है उसको महसूस करने में या समझने में दिक्कत नहीं होगी। उस तरह की उसकी आवाज थी, उस तरह का उसका तरीका था अपनी राइटिंग को, या अपनी पोइट्री को, या अपनी बात को कहने का, जो भी वो लिखता था उन चीजों को बताने का। नॉट फॉर हिम द मोक कैजुअल, उसके लिए नहीं, अक्सर या आकस्मिक मजाक कर लेता, ऑलमोस्ट प्रॉज, लगभग गद्य की तरह, ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, जो कि काफी हद तक कंटेम्प्रेरी यानी कि उस समय की, समकालीन का मतलब होता है तत्कालीन या उस समय की पोइट्री के समान लगता था। हिज वॉज अ वॉइस, उसकी आवाज ऐसी थी, दैट वॉज नॉट अशेम्ड टू स्पीक इन अ बैरडिक रजिस्टर, वो इस तरीके से बात करता था या कभी भी शर्मिंदा नहीं होता था इस तरह से बोलने में जैसे एक बैरडिक रजिस्टर होता है। बैरडिक रजिस्टर जो है कविता की एक शैली है जिसे कहा जाता है। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड conceive of publishing a line like mad heart be brave, मैं नहीं जानता इस ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो ऐसी सोच रखता हो, जो ऐसी विचारधारा रखता हो, जो कोई एक ऐसी लाइन छाप सके। यानी कि व्यक्ति जो होता है ना, बहुत ही गलत तरह की तुलना करने वाला हूं, पहले ही माफ कर देना उस चीज के लिए। पागल और समझदार व्यक्तियों के अंदर बहुत एक खासियत होती है कि पागल और समझदार जो है ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है
या एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि कौन व्यक्ति पागल है और कौन व्यक्ति समझदार है। इसके सामाजिक दृष्टिकोण को हम समझते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण में क्या होता है कि समाज जैसा कर रहा है या किसी व्यक्ति को जैसा करने के लिए कहा गया है, अगर वह वैसा करता हुआ अपना जीवन जी रहा है तो वह एक समझदार व्यक्ति है, इसमें कोई शक की बात नहीं। उससे अलग हटके अगर वो कुछ करना चाहे, उससे अलग निकल के वो कुछ करना चाहे, तो उस व्यक्ति को पागल, लापरवाह, आलसी, किसी ना किसी प्रकार की श्रेणी में रख दिया जाता है ना। तो अब ये जो भाई साहब है हमारे शाहिद भाई साहब, ये एक समझदार किस्म के प्राणी नहीं है सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो। जो मैंने समाज के हिसाब से जो डेफिनेशन बताई उस हिसाब से ये कुछ अलग ही बात करता है। ऐसी बात जो कोई छापने की सोच भी नहीं सकता, उन बातों को ये छपवा देता है, लिख देता है कि भाई मैड हार्ट, पागल मन, बी ब्रेव, बहादुर रहो। तो इस तरह की बातें एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच बहुत गहरी हो, जो बहुत सामान्य चीजों से विचलित ना होता। इन 1998 के अंदर आई कोट, मैंने कहा अ लाइन फ्रॉम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, जो किताब का नाम है, उस किताब की मैंने एक लाइन कही इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में दैट टच्ड ब्रीफली ऑन कश्मीर, जो थोड़ा सा छूते हुए चलती है कश्मीर या कश्मीर मुद्दे को। एट द टाइम, उस समय, ऑल आई न्यू वॉज शाहिद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली। उस समय में शाहिद के बारे में मुझे इतना ही पता था कि वो श्रीनगर से है और उसने पढ़ाई अपनी दिल्ली में की है। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह चुका था। बट ऑल दो, लेकिन फिर भी, आर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड, यानी कि हमारा जो समय था वो थोड़ा सा ओवरलैप हो गया था, यानी कि हम एक दूसरे के साथ में नहीं थे, आगे पीछे थे। वी हैड नेवर मेट, और हम वहाँ कभी नहीं मिले। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन, हाउएवर, फिर भी हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, और उन दोस्तों में से एक जो था उसने मुझे शाहिद से मिलाया था। इन 1998 एंड 99, 1998 और 99 के अंदर वी हैड सेवरल कन्वर्सेशन, हमारी सैकड़ों बार बात हुई ऑन द फोन, टेलीफोन पे, एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम, और एक दो बार हम मिले भी सही। बट वी वर नो मोर देन एक्विंटेंसेस, हम लोग एक दूसरे से परिचित होने के अलावा ज्यादा नहीं थे। देखो, मैं किसी को जानता हूं ये अलग बात है, कोई मेरा दोस्त है ये अलग बात है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये अलग बात है, और फिर इन सब से ऊपर निकल के दोस्ती में एक शब्द आ जाता है अपने सोसाइटी के अंदर, ये मेरा भाई है ना, ये मेरा परिचित है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा भाई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा कौन आपका दोस्त है जो भाई या बहन की कैटेगरी तक पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है। ठीक है, उसका नाम लिख करके नीचे मुझे कमेंट करो अभी कि भाई ये अब हम लोग परिचित, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड से ऊपर भाई या बहन वाली कैटेगरी में पहुंच गए ये जीव। तो ठीक है, उनके बारे में हालांकि आपके विचार बहुत अच्छे नहीं होंगे आपको ये पता होगा कि उनकी वजह से जिंदगी धूल हो रखी है आपकी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनमें 1000 बुराइयां हैं, 10 अच्छाइयां हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उनसे बेहतरीन इस दुनिया में और कोई नहीं। उसका नाम लिख करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अंटिल ही मूव्ड टू ब्रुकलिन, जब तक वो ब्रुकलिन नहीं आया, नेक्स्ट ईयर अगले साल, वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, एक बार हम एक ही पड़ोस में रह रहे थे। वी बिगेन टू मीट फॉर अकेजनल मील्स, कभी कभार हम लोग सुबह शाम के खाने के लिए एक दूसरे से मिल लेते थे। एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, और जल्द ही हमें ये पता चल गया कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे जो रुचि के क्षेत्र हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हम दोनों के बीच में कॉमन है, वैचारिक तौर पर भी और प्राकृतिक तौर पर भी। बाय दिस टाइम ऑफ कोर्स शाहिद्स कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, इस समय तक शाहिद की जो कंडीशन है वो पहले ही बहुत सीरियस हो चुकी थी। यट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पीड, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी कोई बाधा नहीं पहुंचा रही थी द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती के आगे बढ़ने में। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर, हमें पता चल चुका था या हम जान चुके थे कि एक बहुत बड़ी सूची है ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, जो हमारे कॉमन फ्रेंड है, यानी शाहिद के भी दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त हैं, इन इंडिया, जो भारत में है, अमेरिका में है, एंड एल्सवेयर, और दुनिया के अलग अलग कोनों में भी हैं। वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश,
रोगन जोश जो है वो एक मांसाहारी भोजन पदार्थ है, मांस से बनने वाला डिश है। रोशनारा बेगम जो है वो एक व्यक्ति है। एंड किशोर कुमार, और किशोर कुमार जो है वो एक गायक है। अ म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट, और हमारा म्यूचुअल आपसी इंडिफरेंस थे, क्रिकेट को लेकर के भी भेदभाव थे। एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फाइल्स, और ओल्ड बॉम्बे फाइल्स जो है उसके प्रति हमारा एक अटैचमेंट भी था, हम दोनों ही उस चीज से बहुत जुड़ाव महसूस करते थे। बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन, शाहिद की कंडीशन की वजह से इवन द मोस्ट ट्रिवियल, बहुत छोटे से छोटा, शाहिद की कंडीशन की वजह से सबसे छोटी से छोटी एक्सचेंजेस हैड स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी। यानी कि कोई छोटी से छोटी बात भी होती, कोई छोटा से छोटा एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई बातचीत का एक्सचेंज अगर होता तो भी वो एक बहुत ही स्पेशल चार्ज होता और बहुत ही अर्जेंसी के साथ होता। यानी कि छोटी से छोटी बात भी अगर मेरे और शाहिद के बीच में हो रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता था, क्योंकि हम जानते थे दोनों के जाने वाला है। द इनएस्केपेबल पाइगनेस ऑफ टॉकिंग अबाउट फूड and half forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. Inescapable, जिससे बचा ना जा सके, poignance, मर्म स्पर्शी, दिल को छू लेने वाली, ऑफ टॉकिंग, जो हम बातचीत करते हैं, अबाउट फूड, खाने के बारे में, एंड हाफ फॉरगॉटन फिगर्स, और ऐसी चीजें जिनके बारे में हम आधा भूल चुके हैं, फ्रॉम द पास्ट, जो हमारे भूतकाल से है, विद अ मैन, एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने मन में जानता है कि वो मर रहा है, वॉज मल्टीप्लाइड, ये चीज जो है कई गुना हो गई थी, इन दिस इंस्टेंस, इस समय के दौरान, इन व्हेन इट वॉज टाइम टू लीव द वार्ड, अ ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव्ड विद अ व्हील चेयर, और जब यहां से निकलने का समय हुआ तो एक वार्ड जो है, वार्ड का मतलब होता है जहां पर कोई बीमार व्यक्ति को भर्ती किया जाता है, जब वार्ड को छोड़ने का समय हुआ तो एक ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुए हॉस्पिटल का कोई स्टाफ आया, जो हमें रास्ता दिखाते हुए एक व्हील चेयर लेकर के आया अपने साथ, कि भाई इधर की तरफ से आपको व्हील चेयर पे बैठ के इधर हमारे साथ चलना है। शाहिद वेव्ड हिम अवे, शाहिद ने हाथ से इशारा करते हुए उसे दूर करने के लिए कहा, दूर होने के लिए कहा, डिक्लेयरिंग दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल, और उसने कहा कि अभी तक वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो चलकर ही बाहर जाएगा हॉस्पिटल से, ऑन हिज ओन, अपने खुद के दम पे, व्हील चेयर पे बैठ के नहीं जाएगा। बट ही वॉज ग्रोग्रियर, लेकिन वो कमजोर था, चल सकने की उसकी क्षमता नहीं थी। देन ही हैड थॉट, उसने विचारों में तो उसके बहुत बल था, लेकिन शरीर भी तो साथ दे, तो उसने जैसा सोचा था, उसका जैसा विचार था, उतना मजबूत उसका शरीर नहीं था कि वो चल पाए। एंड हिज नीज बकल्ड, और उसके घुटने झुक गए, आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप्स, मतलब कुछ कदम चल के ही। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, इकबाल जो है वापस भाग करके गया और वापस से जाकर वो व्हील चेयर लेके आया। वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, जब तक हम बाकी सारे लोग गलियारे में खड़े थे, होल्डिंग हिम अपराइट, उसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ के, स्टैंड्स बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वॉज ऑल्सो अ पोएट हु हैड अचीव्ड ग्रेटनेस, इस बात को जानते हुए कि जिस व्यक्ति को हमने पकड़ रखा है, जिस व्यक्ति के साथ हम हैं, वो भी एक कवि है, वो भी एक पोएट है, और उसने अपने जीवन में महानताओं को हासिल किया है। किसको हासिल किया है? अचीव्ड ग्रेटनेस, महानता को हासिल किया है। परहैप्स द ओनली सच दैट, शायद मात्र इतना ही, दैट आई शैल एवर नो एज अ फ्रेंड, और शायद मेरे लिए इतना ही है कि ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा याद रखूंगा या हमेशा जानूंगा एक दोस्त के तौर पर। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत अपने जीवन में महानता हासिल कर ली, लेकिन अगर वो आपके रिश्ते में है, दोस्त है, तो आपके लिए वो तब भी दोस्त ही रहेगा, चाहे वो कितना ही महान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रेस्पेक्टेबल हो सकता हूँ कि नहीं, चित्रांश भैया हैं, चित्रांश सर हैं, रेस्पेक्टेबल पर्सन होने चाहिए, थोड़े तरीके से बात करनी चाहिए। मेरे दोस्तों के लिए मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ।
वो वैसे ही बात करते हैं कि हाँ क्या है, कौन है तू, चल निकल। उनका तो रवैया यही रहता है। वो कौन सा बड़ा सम्मान दे के बात करते हैं या तरीके से बात करते हैं, उनको खुद को नहीं समझ में आता है कि किसी टीचर से कैसे बात करनी चाहिए। तो उनके लिए तो ये है ना भाई, तू टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स का होगा, हमारे लिए काहे का टीचर, हमारे लिए तो हमारा दोस्त है, जैसे कल था वैसे ही आज है। ठीक है गाइस, तो ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट था। और कल कुछ स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर के अंदर, जो मेरा एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट लेक्चर आया था, उसमें कन्फ्यूजन हो गया था। एक विद्यार्थी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने पूछा था कि भाई मैंने कौन सा बैच ले रखा है। तो मैंने कोई बैच नहीं ले रखा, मैंने 11th-12th क्लास का इंग्लिश का बैच ले रखा है। पढ़ने के लिए नहीं ले रखा है, पढ़ाने के लिए ले रखा है। और जो आईडी आपके सामने आ रही है चित्रांश दादीज के नाम से, जिसमें मैं ब्लू टी शर्ट में हूँ और मेरे पीछे यही अपना इंटरेक्टिव पैनल जो है उसकी पिक आ रही है, दैट इज़ माई ओरिजिनल आईडी। वो मैं ही हूँ, वो और कोई नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये बस एक आपको रिप्लाई है। दो जने थे, एक तो हैकर 07 था, उसका नाम तो मुझे याद है। दूसरा व्यक्ति जो, उसके नाम में कहीं CV कुछ लगा हुआ था, CN या CB टाइप कुछ उन्होंने अपने नाम के पीछे लगा रखा था। नाम दिमाग से स्किप हो गया, सेलफोन भी नहीं है वरना देख के बता देता। तो वो मेरी ओरिजिनल आईडी है। ठीक है, तो उस आईडी को आप ओरिजिनल माने, वेरीफाइड आईडी है वो, बस इतना ही कहूँगा। तो एक तो आपको अपने भाई वाले दोस्त का नाम बताना है। एक चीज़ मुझे ये बताना, ये क्या केवल यस या नो में आंसर लिखना है इसका? क्या ऐसा अगर आपके साथ हो कि आपके किसी मित्र के साथ ऐसी स्थिति हो और वो चाहे कि आपने उसके साथ जितना समय बिताया है, जितना आप उसे समझते हैं, उसे आप लिखें, तो क्या आप उस बारे में लिखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? तो यस और नो में आंसर देना है विथ रीजन, और उसका कारण भी बताएंगे कि आपने यस कहा तो क्यों कहा और नो कहा तो क्यों कहा। ठीक है, तो यस या नो में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, और कारण भी साथ में बताना है कि आपने ऐसा क्यों कहा। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।